चलो आगे नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे आज। ऑन टाइम पे आती हो ना, देखते रहती, घरवा नजदीक है। चलो ये चैप्टर हो गया था कंप्लीट। इसमें पढ़ लिए थे हम लोग तत्वों का निष्कर्षण खत्म। अगला चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन। देखो पृष्ठ रसायन में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं पे भी, जैसे इसको बोलते हैं पृष्ठ, सरफेस है, सतह है। सतह के ऊपर देखो यहाँ पे धूल कण जमा हो गया, यानी बोर्ड है, जैसे डिजिटल बोर्ड यही वाला है, तो इस पे धूल कण जमा हो गया है बीच बीच में। तो धूल कण जिस घटना से जमा हुआ या ऊपरी सतह पे जो भी परिघटना होती है उस सब का अध्ययन कहलाता है पृष्ठ रसायन। यानी इसका यदि डिफिनेशन देना चाहो तो इसका डिफिनेशन होगा कि पृष्ठ पर होने वाली सभी परिघटनाओं का अध्ययन, पृष्ठ पर, या इसी को बोलते हैं सतह, सतह पर लिख सकते हैं, पृष्ठ पर या सतह पर एक ही वर्ड है, ठीक, पर होने वाली परिघटना को, परिघटना को क्या कहते हैं हम लोग, पृष्ठ परिघटना के अध्ययन को, परिघटना के अध्ययन को। इस चैप्टर में ज्यादातर लिखने वाला पॉइंट आएगा, ठीक। परिघटना के अध्ययन को, अध्ययन को क्या कहा जाता है, पृष्ठ रसायन कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। ये हमारा चैप्टर का टॉपिक है, ये चैप्टर है, ठीक। तो पृष्ठ रसायन का मतलब पृष्ठ पे कोई भी ऊपरी सतह पे जो काम हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है इसका नाम है अधिशोषण। पहला जो टॉपिक है अधिशोषण। फिर इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अवशोषण। तो दो टॉपिक शुरू में पढ़ना है। पहला का नाम है अधिशोषण। देखिए अधिशोषण क्या है इसको समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई लोहा वगैरह ऐसी पदार्थ है, ये जो बाहर में इसको हम फेंक दिए, ठीक है, तो उसके ऊपर ना बाहर से शुरू में ऊपर के सतह पे आता है नमी। नमी मतलब वाटर का जो वेपर वाला रूप है उसका, जो नमी कहने का मतलब होता है वाटर लिक्विड, जो छोटा छोटा मात्रा में है। ये वाटर लिक्विड यहाँ पे आता है, रिएक्शन करता है इस लोहा के ऊपर, एक ऑक्साइड बना लेता है, ये कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग जंक, कि लोहा के ऊपर क्या लग रहा है, जंक लग रहा है। तो जब जंक लगता है तो पहले जंक ऊपर से लगता है ना कि नीचे से। लोहा में जंक हमेशा ऊपर से लगेगा। तो जब ऊपर से कोई चीजें हो रही है, ऊपर से कोई कण अवशोषित हो रहा है, तो इसी पदार्थ के घटना को, इसी परिघटना को हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। जब कोई पृष्ठ पर जाके कोई पदार्थ जमा हो जाए और जिस कारण वो जमा हुआ है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। जैसे बोर्ड के ऊपर धूल कण का जमा होना, तो किस कारण हुआ है, धूल कण को आकर्षित किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है ऊपरी सतह से, इसका ऊपर वाले सतह ने क्या किया, अभिक्रिया किया और जमा कर लिया इसको। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या दोगे, यहाँ पे डिफिनेशन देंगे, किसी सतह पर, किसी सतह पर पदार्थ के कण, किसी अन्य पदार्थ के कण, ऐसे लिखेंगे, किसी अन्य पदार्थ के कण के जमा होने की प्रवृत्ति, के जमा होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जमा होने की घटना ही बोल दो, जमा होने की घटना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ये हमारा अधिशोषण का डिफिनेशन हुआ। अधिशोषण का मतलब कोई सतह है, कोई पदार्थ है, उसके ऊपर पदार्थ का छोटा छोटा कण जाकर जमा हो गया वहां पर, तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे क्या हो गया है, अधिशोषण। एक होता है अवशोषण, एक है अधिशोषण। अधिशोषण मतलब क्या, ऊपर से होना। जैसे कि आपका इसको एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, एक अवशोषण वर्ड आएगा, एक अधिशोषण। अधिशोषण अवशोषण में
कपड़ा है, कपड़ों को हम पानी में डालेंगे तो पूरा कपड़ा का सारा सतह गीला हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है अवशोषण। यानी वो पूरी तरह से जमा है, पूरा कण जब ये हो जाएगा आपका, पूरा कण उसमें चला जाएगा, डूब जाएगा वो, तो अवशोषण कहलाएगा। लेकिन वही बात है बरसात के दिन में छाता, छाता जब हम पानी डालते हैं तो पानी ऊपर से जब गिर रहा है तो ऊपर फिसल के नीचे चला जा रहा है, यानी ऊपरी सतह पे गया लेकिन नीचे के सतह पे नहीं गया। तो जब ऊपरी सतह पे खाली जाता है तो उस घटना को बोलते हैं क्या, इस घटना को बोलते हैं हम लोग ये बोला जाता है अधिशोषण। जैसे देखे होंगे हम लोग, जब हम लोग कपड़ा सफाई करते हैं, जल्दी बैठो, जब कपड़ा साफ करते हैं तो ऊपर वाला का सतह वो ज्यादा फेड होता है, अंदर वाला सतह वैसा का वैसा रहेगा ना, शर्ट है वगैरह जो भी है आपका, देखे होंगे अंदर का सतह सेम रहता है, बाहर का सतह खराब होता है। इसका मतलब क्या है, ऊपर के सतह पे वो प्रक्रिया हो रही है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण। तो अधिशोषण का डिफिनेशन समझ गया, कोई सतह पे कोई पदार्थ आके जमा होगा वो घटना कहलाएगा अधिशोषण। अब इसमें आगे का वर्ड है, अधिशोषण के बाद है अधिशोषक। ज्यादा वर्ड देखो इसमें रहेगा ना, ज्यादातर लिखने वाला, ठीक, तो लिख के बताते चलेंगे हम। अधिशोषक, अधिशोषक किसको बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ कि बोर्ड पे जाके धूलकण जमा हो गया, ये हमारा बोर्ड था ब्लैक बोर्ड, इसके ऊपर धूलकण जमा हो गया, तो जिस पे जमा हुआ वो कहलाएगा अधिशोषक, और जो जाके जमा हुआ वो कहलाता है अधिशोष। यानी हम लोग के पास 2-3 तरह के वर्ड हैं, जैसे देखो अधिशोषण हो गया, अधिशोषण हो गया प्रोसेस का नाम, और उसी में आएगा अगला वर्ड है अधिशोषक। तो जिस सतह पर क्या जमा हो जाए, कोई पदार्थ का कण जमा होता है, कोई पदार्थ का कण जमा होता है कहलाएगा अधिशोषक कहलाता है, होता है अधिशोषक कहलाता है। ये पॉइंट चलेगा इसमें, ये कहलाएगा आपका अधिशोषक कहलाता है। यानी जिस पे जमा होगा, बोर्ड पे, जैसे देखो बोर्ड पे धूलकण लगा तो बोर्ड को बोला जाएगा क्या, अधिशोषक, और जो जमा हुआ उसको बोलते हैं अधिशोष। इसको अधिशोषक बोले, एक और वर्ड आएगा अधिशोष। अधिशोष का डिफिनेशन क्या होगा, अधिशोष का डिफिनेशन होगा वैसा पदार्थ जो सतह पर जाकर जमा होता है, वैसा पदार्थ का कण जो सतह पर जाकर जमा होता है, ये कहलाएगा आपका क्या, ये कहलाता है अधिशोष से कहलाता है, अधिशोष से कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यदि लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे यदि लिखे हम कि ये आपका जो है वर्णपट या बोर्ड पर धूलकण जमा होना, बोर्ड पर धूलकण जमा होना, इसमें देखो बोर्ड पे धूलकण जमा हो रहा, तो बोर्ड क्या है, अधिशोषक है। यानी यही क्या किया है, जमा किया किसी पदार्थ को। धूलकण जो जमा हुआ जाकर वो क्या कहलाएगा, अधिशोष से कहलाएगा। आई जो घटना हुआ, प्रोसेस हुआ, उसका नाम क्या कहलाएगा, अधिशोषण। बस 3 वर्ड यहाँ समझना था, अधिशोषक, अधिशोष से अधिशोषण। अधिशोषक जो जमा करता है, अधिशोष जो जमा होता है, ये दोनों का घटना, जो जहाँ पे जमा हुआ और जो जमा हुआ, दोनों मिलकर जो घटना तय किया, जो घटना कहलाया, उस घटना का नाम है अधिशोषण। तो इसमें हम लोग को तो ये 3 टॉपिक जानना था, ये तीनों क्लियर हो गया। अधिशोषण में समझ गया, एक सतह पे जाके दूसरा सतह जमा होगा, ये तो पृष्ठ रसायन। अधिशोषण में किसी सतह पर अन्य पदार्थ के कण जमा होगा, अधिशोषण कहलाएगा। जो जमा करेगा अधिशोषक कहलाएगा, और जो जमा होगा अधिशोष से कहलाएगा। अब बात आता है कि बोर्ड पे धूलकण जमता क्यों है, या फिर किसी भी चीजों पर ये घटना होता क्यों है कि कोई कण दूसरे कण पे जाके जमा हो रहा है। तो इसको समझते हैं पहले। तो इसको बोलते हैं अधिशोषण की क्रिया विधि। नहीं, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, अधिशोषण का उदाहरण, उसके बाद समझते हैं क्रिया विधि। अधिशोषण के उदाहरण कि क्या क्या उदाहरण है अधिशोषण का। तो देखिए, कोयला जो है ना, कोयला जो है आपका, उस पे क्या होता है ना, पहला एग्जाम्पल एक एक करके लेंगे। कोयला के ऊपर ना, ये जो कोयला रहता है, इसके ऊपर ना बहुत सारा गैस जाके जमा रहता है। कोयला जब जलता है तो एसी नहीं जलता, उसमें ऑक्सीजन जमा हो जा रहा है बार बार। बंद करो तुम, कुछ चालू कर ले रहे। कोयला क्या कोयला है, कोयला का टुकड़ा अच्छा जल पाता, उसका कारण ये है कि
हाइड्रोजन, ये सारे इस पे जमा हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अधिशोषण का, कि कोयला के सतह पे, कोयला के अंदर तो नहीं जा सकता, ऊपर जाएगा, तो कोयला के सतह पर किसका जमा होना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का जमा होना, कौन सी घटना कहलाएगी, अधिशोषण का उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण इसका है, दूसरा उदाहरण हम लोग इसका लेंगे, वो है चीनी का साफ होना। देखिए ब्राउन जो चीनी जैसे बनता है फैक्ट्री में, तो पहले गन्ना के रस से जब बनेगा ना तो भूरा कलर का रहेगा। भूरा चीनी को हम प्योर नहीं मानते, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि है। तो अशुद्धि को हटाने के लिए बाहर से एक पदार्थ मिलाते हैं जो चमकीला बना सके, उसको चमकीला बनाने के लिए, तो चमकीला बनाने के लिए पदार्थ मिलाते हैं, उसको बोलते हैं चारकोल। चीनी को साफ करने के लिए, मतलब चीनी एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग मानते हैं कि क्या है, शाकाहारी है, मतलब ऐसा मानते हैं ना, लेकिन चीनी के ऊपर जंतु वाला चारकोल, जंतु का चारकोल का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई जानवर वगैरह को जलाया गया तो उसके हड्डी में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उससे प्योर जाता है चीनी को। यानी आप चीनी का सेवन कर रहे हैं तो अवांछित रूप से, समझ रहा है, वही वाला जानवरों का आप हड्डियों का चारकोल से बनाओ, चारकोल से प्यूरिफाई चीजें कर रहे हैं आप सेवन, इसलिए शाकाहारी बचने का ऑप्शन ही नहीं बच पाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा चीनी का जंतु चारकोल द्वारा साफ करना, जंतु चारकोल द्वारा सफाई, चारकोल द्वारा सफाई क्या कहलाएगा, कौन सा घटना का एग्जाम्पल है, ये भी आपका अधिशोषण का एग्जाम्पल है। तीसरा, अब तीसरा बताए थे पानी वाला, सॉरी दवा वाला, दवा में देखिए बताए थे हम कि दवा के जस्ट वाला जो रहता है आपका डब्बा है, डिबिया है, उसके अंदर एक बालू का छोटा छोटा टुकड़ा करके डाला जाता है ताकि उस दवा के अंदर नमी न प्रयुक्त हो। जैसे ही दवा के अंदर नमी गया, दवा का जो जीवाणु उसके अंदर बैक्टीरिया है वो आपका क्या है, उसका बायोम खराब हो जाएगा। तो बायोम खराब ना हो उसके लिए हम हर एक दवा के जस्ट भीतर वाला पार्ट में एक सिलिका जेल रहता है कि यदि गलती से कुछ आया पानी वगैरह तो सोख लेता है। बालू का काम क्या है ना, सोखना, तो वही वहां पे लगा हुआ रहता है। तो तीसरा इसका अधिशोषण का एग्जाम्पल हो जाएगा दवा वाले पॉकेट में, पॉकेट में क्या हो जाएगा आपका, सिलिका जेल का रखना, सिलिका जेल का रखना, ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल अधिशोषण का। चौथा एग्जाम्पल पानी का साफ करना, यानी पानी की सफाई करने है, तो देखे होंगे एक क्या होता है, जैसे जलकुंभी वगैरह आ जाता है, बरसात के दिन में देखा होगा जलकुंभी वगैरह, छोटा छोटा पेड़ आ जाता है, नहीं तो उसके ऊपर काई, ऊपर से काई आएगा, नीचे से पूरा पानी फ्रेश है, काई वगैरह लगा हुआ, मतलब अधिशोषण का घटना हुआ है, तो उसको हटाने के लिए हम चूना का पानी डालते हैं जिसको बोलते हैं CaCl2। तो यहाँ होता है जल की सफाई के लिए, जल की सफाई के लिए CaCl2 का उपयोग। एग्जाम में यहाँ से क्या बनेगा, जैसे पढ़ेंगे हम लोग बहुत ज्यादा, पढ़ने का तो सब पढ़ेंगे, लेकिन याद रखने वाली पॉइंट कौन बन जाएगा, चीनी का ये वाला रहेगा कि चीनी का साफ किससे किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चीनी को साफ किया जाता है, याद रखेगा, जंतु चारकोल से। जंतु चारकोल, चारकोल किसको बोलते हैं, अवशेष को, मतलब उसके अथी वगैरह के अवशेष हैं उससे। तो जंतु चारकोल का आपका हो जाएगा, इसका यूज हो जाएगा चीनी का सफाई में। यही वाला ज्यादा पॉइंट याद रखना, सिलिका वाला याद रहे, ये सब एग्जाम में संभावित नहीं आता है लेकिन पढ़ना है। तो ये हो जाएगा उदाहरण। तो अधिशोषण के उदाहरण, चैप्टर जो है ना यूनिक है, अलग टाइप का है, मतलब इसका दैनिक जीवन में उपयोग बहुत कम है, तो इसीलिए पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से इसमें। अब इसका हम लोग जानेंगे अधिशोषण होता क्यों है, क्यों किसी सतह पे, क्यों कोई कपड़ा गंदा होता है, कोई धातु का सतह क्यों ये होता है। तो अधिशोषण की क्रिया विधि, इस पे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट कि अधिशोषण की क्रिया विधि क्या है। तो देखो अधिशोषण कैसे होता है उसको समझिए। यहाँ पे मान लेते हैं ये बोर्ड है, तो बोर्ड के अंदर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, बोर्ड के अंदर आपका छोटा छोटा कण है। हाँ क्लास ले रहे हैं।
चलिए आगे, यहाँ पर है आपका जैसे ये वाला, यहाँ पर इसका कण है, यहाँ पे छोटा छोटा इसका कण है, ये वाला ऐसे। अब छोटा छोटा कण है तो क्या करता है, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाता है, एक दूसरे की तरफ यहाँ पे ऐसे समझ आइए कि आपका फोर्स लगा रहा है इस तरह से, यहाँ पे ऐसे। अब क्या होता है कि यहाँ पे फोर्स लगाता है इस तरह से, तो आपस में फोर्स लगा के क्या कर लेता है ना, ये पदार्थ अंदर में आपस में फोर्स लगा के अपना नेट फोर्स कर लेता है 0। यानी अब इस पदार्थ पे कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, नेट फोर्स इसका क्या हो जा रहा है, आपका 0 हो जा रहा है, यानी बल जो इसका है आपका 0 हो जा रहा है। नेट फोर्स इसका हो जा रहा है 0, समझिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नेट फोर्स इसका अंदर वाला जितना पदार्थ का कण है ना, सब एक दूसरे पे बल लगा के अपना बल को कर लिया कैंसिल, विपरीत दिशा में बल लगता है तो कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये बीच वाला यहाँ पे जो सरफेस है, इस पे रहता है आपका छोटा छोटा कण, और इसका जो बल है, इसका जो फोर्स है वो बच जाता है। यानी बीच के पदार्थ के अंदर का जितना भी कण रहेगा सबका फोर्स हो जाएगा 0, लेकिन ई वाला जो पदार्थ का कण है, छोटा छोटा कण इधर वाला, इसका ना फोर्स आपका 0 नहीं होता है। ये क्या होता है, ये आपका फोर्स लगाता है बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ जैसे ही फोर्स लगाया तो हुआ यूं कि ये जैसे कि यहाँ पे समझो कि फ्री है, अब अंदर वाला क्या है, एक दूसरे का पेयर बना हुआ है, ई वाला एकदम क्या है, फ्री है, इसका छोटा छोटा कण रहता है फ्री, और फ्री वाले के पास रहता है ऊर्जा। तो जब ये ऊर्जा रहता है, फ्री है, यानी समझो छोटा छोटा कण है, सिंगल रूप में है। अब कोई सिंगल है तो सिंगल रूप में वो फ्री रहता है, फ्री रहता है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अभी चाहता है कि एनर्जी जिसके पास ज्यादा है वो चाहता है कि हम किसी दूसरे वाले जिसके पास कम एनर्जी है उसको अट्रैक्ट कर ले। यानी जैसे यहाँ पे देखिए कोई अमीर रईस आदमी है, मान लेते चुनाव वगैरह लड़ा या अथी लड़ा, तो वो क्या करता है, किसी भी जरिए से छोटा जो भी आदमी है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वही काम यहाँ है, पदार्थ की बाहर वाला जो कंप्रेस्ड वाला है इसमें एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो खींचता है, यानी बाहर वाले जो कण है उसको खींचना चाहता है। इसी दौरान इसको हम लोग बोलते हैं, यही जो आपका एनर्जी है बाहर में, अंदर वाला एनर्जी तो कैंसिल हो गया, लेकिन जो पृष्ठ पर यहाँ यहाँ वाला जो एनर्जी है वो खींचता है आपका। तो ये आपका पृष्ठ के जस्ट बाहरी हिस्सा में जो एनर्जी है वो पदार्थ के कण को खींचता है, इसी कारण अधिशोषण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस वाले एनर्जी को जो खींचता है उसको बोलते हैं डेल्टा एच। एच का मतलब यहाँ एनर्जी से मतलब हो जाता है, और डेल्टा एच जैसे ही कोई खींचेगा, जैसे कोई खींचा किसी के, मतलब समझो कि ये तो क्या हुआ, पहले प्लस में था, धीरे धीरे उसका एनर्जी घटना शुरू हो गया। तो जैसे ही अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो डेल्टा एच जो एनर्जी है उसका वो क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है, यानी धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डेल्टा एच बराबर यहाँ पे हो जाता है नेगेटिव माइनस। अब देखो क्या किया गया इस बार, अब ऐसा किया गया है कि कुछ ऐसे कपड़े बना, पहले हम बताए थे अभी बता रहे फिर दोबारा, कि कुछ ऐसे कपड़े बनाए गए हैं जो गंदा ही नहीं होता। अब ये क्या होगा कि आपके उसके ऊपर, उसके सतह के ऊपर अधिशोषण की प्रक्रिया होने ही नहीं देगा। इन लोग साइंटिस्ट ने ऐसा चीजों का इजाद किया है कि जो देख रहा है ना डेल्टा एच निगेटिव हो रहा है, वो इस तरह से मॉडल कर रहा है उसको कि वो डेल्टा एच को निगेटिव होने नहीं दे रहा है, और होने ही नहीं दे रहा है, जिसके कारण वहां पे अधिशोषण की प्रक्रिया को बंद कर दिया। इसलिए वो कपड़ा यदि गंदा होता है तो बाद में ऐसे ही आप झाड़ दीजिएगा तो सही हो जाएगा। वैसे कपड़े अभी आने वाले हैं मार्केट में, जल्द आ जाएगा। ऐसे एगो पॉलिस्टर वाला देखा होगा, पॉलिस्टर वाला कपड़ा आता है जो होती है वो गंदा नहीं होता ज्यादा, पूरी तरह से जो पॉलिस्टर है वो गंदा नहीं होगा। हाँ जर्म्स आ जाएगा लेकिन गंदा नहीं होगा। गंदा नहीं होने का मतलब यह है कि ऊपरी सतह पे अवशोषित अंदर तक नहीं होता है, इस कारण वो नहीं हुआ। तो यहाँ पर हाँ, तो ऐसा आ रहा है अभी, उसका कुछ संभावित दिनों में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का कपड़ा ज्यादा साफ उफ करने की जरूरत नहीं, जखने मन तकने अधिक काम किए निकल जाओ। इतना भी कोढ़े होना अच्छा बात तो नहीं है, लेकिन सुविधा जब मिल रहा है तो काहे नहीं लाभ उठाया जाए, सुविधा जब मिलेगा तो
ऐसा अभी दूसरा एक और ट्रायल तो हो ही रहा है उसका, कपड़ा फटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत से खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगा उसके अणु और जुड़ जाएंगे वापस में। यानी कपड़ा फटने का कोई टेंशन है। जैसे अभी पार्टी शादी उदी में जाता है, कभी कुछ में बज हो गया बेंच उंच में तो कपड़ा फटा तो दिखा था। अब स्ट्रेचेबल इस तरह का कन रहेगा कि वो अपने आप जा के उसके अंदर सेंसर रहेगा, अपने आप जा के वहां पे जुड़ेगा। हाँ देखो कितना अब आगे वाला ये है, क्या करें। डेल्टा एच निगेटिव है। अब कहा जाए कि अधिशोषण क्यों बार बार लगातार होते रहता है, तो एक यहां से पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देगा। एक वर्ड आएगा डेल्टा जी, इसको बोला जाता है गिब्स ऊर्जा। जब तक ये ऊर्जा किसी पदार्थ के पास है और निगेटिव मात्रा में है तब तक कोई भी अभिक्रिया चलते रहेगा। तो डेल्टा एच जो डेल्टा जी है उसका फॉर्मूला दिया गया है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको ऐसे बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब एच निगेटिव होता है ना तो इसका एस भी होता है निगेटिव में। एस क्या है अभी समझिए। जब कोई पदार्थ आपका ऊर्जा अवशोषित कर रहा है तो वो अपना कण इधर उधर भागता है, यानी ये आपका एस का मतलब स्पीड है, यानी डेल्टा एस स्पीड, स्पीड मतलब डिस्टेंस, रैंडम मोशन करता है एक तरफ से दूसरे तरफ, तो ये क्या करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस। तो ये जब डेल्टा एच निगेटिव होता है तो डेल्टा एस निगेटिव हो जाता है। तो अब एक यहां से देखो ये होता है कि गिब्स ऊर्जा जिसका माइनस में रहेगा ना वो अभिक्रिया लगातार चलते रहेगा। गिब्स ऊर्जा यदि जीरो हो गया तो अभिक्रिया मतलब एकदम इधर से उधर उधर से इधर दोनों तरफ बनना शुरू हो जाएगा। और डेल्टा जी का वैल्यू यदि प्लस में आ गया तो अभिक्रिया नहीं होगी, यानी अधिशोषण की प्रक्रिया नहीं होगी। यही डेल्टा जी का वैल्यू वैल्यू जो है आगे जो हम बता रहे उस तरह के कपड़ा में डाला जाएगा कि डेल्टा जी जो है ना गिब्स ऊर्जा जो है ना वो एकदम क्या कर दिया जाएगा आपका उसका गिब्स ऊर्जा इस तरह से डेकोरेट किया जाएगा कि वो आपका प्लस में रहे, तो अधिशोषण की क्रिया होवे नहीं करेगा, तो गंदा नहीं होगा वो। तो डेल्टा जी बराबर गिब्स ऊर्जा हो जाएगा। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला तो ये है, तो ध्यान दो कि डेल्टा एच रहता है माइनस में और ई है माइनस में है और एस भी रहता है माइनस में। तो यहाँ से क्या हो गया देखो, ये माइनस 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 प्लस। अब यहाँ से सवाल एक आता है एग्जाम में, सवाल आता है कि यदि कोई अभिक्रिया हो रही है तो डेल्टा एच का मान किस में होना चाहिए, माइनस में कि प्लस में। ध्यान दो, यदि अभिक्रिया हो रही तो बताया थे डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ से हम इधर लिख देते हैं, डेल्टा जी यदि माइनस में रहेगा तो अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया होगा, ये पॉइंट याद रखना अपने डायरेक्ट। डेल्टा जी यदि जीरो रहेगा तो साम्य अवस्था, साम्य अवस्था किसको बोलते हैं, इधर वाला उधर जाएगा, उधर वाला जो बन गया जो बना हुआ पार्ट से इधर आ जाएगा, फिर इधर वाला से पार्ट से उधर जाएगा, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। और यदि डेल्टा जी का वैल्यू प्लस में रह गया तो अभिक्रिया नहीं होगी, हाँ अभिक्रिया नहीं होगी। 3 पॉइंट याद रखना। अब इससे एक पॉइंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यहां से लगाएगा कि डेल्टा जी यानी अभिक्रिया हो रहा है तो एच का मान बताइए किसमें। तो देखो ई माइनस में ई प्लस में है, रिजल्ट लाना है हम लोग को, डेल्टा जी माइनस में तो ई माइनस वाला बड़ा रहेगा प्लस वाला बड़ा रहेगा, कौन बड़ा रहेगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा। जैसे ऐसे समझिए, हमें माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 7 है, यहाँ पे लिखा हुआ 8 है, ठीक। हम किसको हम लोग 7 और 8 है रिजल्ट लाना है यहाँ माइनस में, तो बोलो हम किसको माइनस में रखेंगे किसको प्लस में रखेंगे, 8 को माइनस में 7 को प्लस में। तो यहाँ बात चल रहा है, यहाँ देखो ये डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच है माइनस वाला, ये प्लस वाला आपका क्या है टी डेल्टा एस है। तो कौन वाला मान जो होगा वो माइनस में रहेगा कि रिजल्ट माइनस में आएगा, डेल्टा जी। डेल्टा एच का मान यदि मान लेते हैं 8 रहा और प्लस वाला का कम रहा, इसका मान ज्यादा, डेल्टा एच का मान ज्यादा हुआ तो क्या होगा, डेल्टा जी अभिक्रिया होगी, और डेल्टा एच का मान कम हुआ तो अभिक्रिया नहीं होगी। यही पॉइंट जानना था यहाँ पे, यानी माइनस में लाने के लिए एच वाला का वैल्यू, इसलिए यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे एक और बात, ई वाला तीनों बात के अलावे डेल्टा पर ज्यादा होने पर अभिक्रिया होती है। 2 पॉइंट पूछेगा कि डेल्टा जी कितना होना चाहिए। अभी इस बार का सवाल ये वाला था, इस साल का सवाल था लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में नहीं था, भरने के लिए आया था। 2 नंबर में आया था कि डेल्टा जी और डेल्टा एच वाला का इक्वेशन बताइए, उसमें डेल्टा जी का मान बताइए, डेल्टा जी के प्रभाव से क्या होता है, ऐसा था। तो डेल्टा जी माइनस में रहेगा तो अभिक्रिया होगा, डेल्टा जी प्लस में रहेगा तो साम्य अवस्था, जीरो में रहेगा तो साम्य अवस्था,
डेल्टा जी पॉजिटिव तो अभिक्रिया। इसका मतलब ऐसे समझो कि यदि कोई आदमी गरीब है तो काम करेगा, यदि कोई आदमी एकदम उतने है खा पिए भर ओकरा मिल रहा है तो देगा कोलियन हो जाएगा, मिलिए रहा उतना वो साम अवस्था में। और डेल्टा जी प्लस में पूरा अमीर है वो काम ही नहीं करेगा, पूरा अमीर है तो वो काम नहीं कर रहा है, यही वाला बात यहाँ पे हो जा रहा है। वो काम कर रहा है अलग ढंग का, इन्हें समझना नहीं कर रहा है। एक होता है सूद के कमाना, दुनिया में कहा जाता है कि सबसे सफल वो है जो सो के कमा रहा है। एक खट के जो कमा रहा है वो कितना दे, सो के कमाना मतलब ये होता है कि अपने काम का उत्तरदायित्व कहीं और वो लगा दिया है और उसके बाद पैसा कमा रहा है। जैसे देखो कितना होटल का मालिक है तो बिल काउंटर पे ऐसे ही बैठल रहता है, खाली बस देख रहा है, उसको बोलते हैं सो के कमाना। तो सो के कमाने वाला बहुत ज्यादा कमाता है। तो डेल्टा जी अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पे ध्यान रखना है। डेल्टा एक का मान ज्यादा होने पर अभिक्रिया होगी। आज अभी जो टॉपिक ये चैप्टर खुला हुआ है ज्यादातर रटने वाला रहेगा, ठीक, अभिक्रिया होगी। चलिए इतना पॉइंट हो गया क्लियर, डेल्टा एच वाला पॉइंट हो गया। अब यहां पर आगे बढ़ेंगे। अब देखो अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है जिद्दी अधिशोषण, एक होता है समझो थोड़ा कम जिद्दी। एक क्या होता है, मान लिया जाए कि कोई आपका कपड़ा उस पर तेल लग जाए, तो तेल जब लगेगा तो वो जो अधिशोषण हुआ एक बार तो वो छोड़ेगा ही नहीं जल्दी, यानी अधिशोषण की इस क्रिया में। यदि धूल कण लगा या कुछ वैसा चीजें लगा वाला, मतलब समझ जाओ कि सॉलिड कण वाला लग रहा है तो तुरंत साफ हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। लेकिन जो लिक्विड फॉर्म वाला लग रहा है वो बाहर नहीं जा रहा है। तो अधिशोषण को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं भौतिक अधिशोषण, एक को बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। एग्जाम में आता है 5 नंबर के लिए, लिखने के लिए आएगा कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, एक साथ। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, आगे का पॉइंट बनाएंगे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण एक साथ। यहाँ पे इधर हम लगाएंगे भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और इधर का पॉइंट होता है आपका, इधर वाला हो जाएगा रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। देखिए दो तरह का अधिशोषण होगा, एक इसको बोलते हैं फिजियो एडजॉर्प्शन, इसको बोलते हैं केमियो एडजॉर्प्शन। इंग्लिश में ऐसे चलेगा, फिजियो एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एक होता है अब्जॉर्प्शन, अवशोषण वाला होता है। तो देखो एक एक करके चलेंगे, इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है। भौतिक अधिशोषण जो होगा ना कमजोर होगा, जैसे धूल कण किसी सतह पे उसको आप तुरंत आसानी से साफ कर लेंगे, तो वो होगा भौतिक अधिशोषण। एक होता है रासायनिक अधिशोषण, एक बार आपका आकर्षित हो गया, अधिशोषण हो गया तो बहुत लंबा टाइम के बाद वो अधिशोषण हटेगा, तो उसको बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो जो भौतिक अधिशोषण में है, एक बल लगता है, जैसे इसके ऊपर बल लगता है, ये सतह है डिजिटल बोर्ड, इसी का उदाहरण ज्यादा ले रहे हैं हम। इस बोर्ड के ऊपर धूल कण जमा हुआ ना, तो इसके ऊपर एक बल लगा, इसका नाम होता है बंडरवाल बल, यानी बहुत कमजोर बल होता है, एक बल का टाइप है, वो होता है बंडरवाल बल। तो भौतिक अधिशोषण में यही लगता है, कमजोर होता है, इसीलिए तुरंत बाहर भी आ जाएगा। यानी जो कण जमा हुआ है उसको आप हीट दे दो या फिर किसी कारण से आप उसको पीटो तो यह हो जाता है आपका भौतिक अधिशोषण। एक देखो कंबल का सफाई किया जाता है, कंबल का सफाई हम लोग कैसे करते हैं, खींच के नहीं होता है, डंडा से मारा जाता है उसको, डंडा से मारते हैं। तो उसका दो लॉजिक है, पहला लॉजिक तो जड़त्व वाला है कि डंडा से जब हम पीटते हैं तो उसके अंदर का जो कण है वो क्या है, जैसे कि जो आपका जो कपड़ा वाला पदार्थ है वो क्या है, वो उसी अवस्था में रह जाता है। लेकिन धूल कण हल्का होता है, हल्का का जड़त्व तो थोड़ा कम होता है तो ऊपर की तरफ आ जाता है, इसीलिए सफाई वैसे होता है। तो यहाँ पर है भौतिक अधिशोषण वही वाला। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, एक बार आपका अधिशोषण हो गया तो बहुत लंबा टाइम तक ऑब्जर्व होते रहेगा। तो पहला पॉइंट इधर लिखेगा, भौतिक अधिशोषण में वंडरवाल बल लगता है, भौतिक अधिशोषण में वंडरवाल बल लगता है, वंडरवाल बल लगता है, बल लगता है। जबकि क्या इधर वाला जो होगा ना, ये रासायनिक अधिशोषण तब होगा जब एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा, आयनिक बंधन भी रहेगा, सहसंयोजक बंधन, ये बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इधर वाला पॉइंट में चलेगा। पहला पॉइंट में रासायनिक अधिशोषण में, यानी जो आपका ये वाला अधिशोषण है, तो रासायनिक अधिशोषण में आयनिक बंधन एवं सहसंयोजक बंधन होता है, आयनिक बंधन एवं
सहसंयोजक बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है, यानी बॉन्ड बनाता है। इसमें बल लगता है खाली, ये बल बनाया, एक वीक बल लगाया, वीक फोर्स लगाया, या स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है। ये हो जाएगा आपका इसका ये पहला पॉइंट इधर ये याद रखेंगे। वंडरवाल बल होता है, जोर बल है। एक आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। आयनिक बॉन्ड के कारण क्या होता है आपका, बहुत सारी चीजें हैं जो ज्यादा मजबूत भी होता है, तो आयनिक बॉन्ड वाला मजबूत होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक बंधन में ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसको बनने में यानी जब ई अधिशोषण होगा तो इसमें जो बल लगेगा वो काफी कम रहेगा, यानी इसमें ऊर्जा जो लगेगा वो कम होता है। यानी इसमें डेल्टा एच का जो वैल्यू है 20 से 40 किलो जूल होता है, केजी ऐसे, यानी नॉर्मल वाला लगेगा। और इसमें जो आपका बल लगेगा, इधर वाला पॉइंट में जो बल लगेगा वो होता है 80 से 240 किलो जूल। ये है आपका, यहाँ पर जो बल लगेगा वो लगेगा 20 से 40 किलो जूल का, और यहाँ पे जो बल लग रहा है वो 80 से 240 किलो जूल। ये बल नहीं है, एनर्जी बोल दीजिए इसको, बल बोल दे रहा बार बार। इतना ऊर्जा लगता है, ऊर्जा लगता है। और इधर वाला में इतना ऊर्जा लगता है, ऊर्जा लगता है। अब देखो ये वाला जो होगा, जैसे इसमें एनर्जी कम है तो जिसका एनर्जी कम रहेगा वो अस्थाई होता है, एकदम पूरी तरह से अस्थाई नहीं रहेगा। स्थाई किसको बोलते हैं, जिसमें एनर्जी ज्यादा रहेगा तो स्टेबल रहेगा, कोई भी चीजों में वो स्टेबल अस्थाई रहेगा। इसमें एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो हिल डोल लगेगा। जैसे किसी आदमी है, कोई आदमी है पूरी तरह से पतला है, एकदम हल्का है, तो हवा हुआ चला तो दिक्कत आएगा उसको, यानी वो स्टेबल एक जगह नहीं रह सकता, खड़ा इधर उधर डोल सकता है। लेकिन वही बात मान लेते हैं कि वो हैवी आदमी एकदम न डोलेगा, तूफान उफान भी आ जाए तो दिक्कत नहीं है। तो इधर वाला पॉइंट जो भौतिक अधिशोषण लग रहा है, तो इसमें पॉइंट बनेगा, इसमें नहीं, ये यहाँ पे लिखेंगे, ये अस्थाई होता है, ये अस्थाई होता है। और इधर लिखेंगे, इधर वाला पॉइंट ये अस्थाई होता है, ये अस्थाई होता है। अब अस्थाई होगा तो इसका एनर्जी भी क्या है, ये एक आता है विशिष्ट ऊर्जा, तो इसका विशिष्ट ऊर्जा कम होता है, इसका विशिष्ट ऊर्जा कम होता है। और इधर वाला इसका विशिष्ट ऊर्जा ज्यादा, इसका विशिष्ट ऊर्जा क्या होता है, ज्यादा होता है। कहीं कहीं पे इसका नाम विशिष्ट उष्मा भी लिखा रहेगा, ऊर्जा की जगह कभी कभी उष्मा भी दिया रहेगा, उष्मा ऊर्जा एक ही बात है। इसमें उष्मा कम होता है, इसका ज्यादा होता है। पांचवा देखो, भौतिक अधिशोषण एकदम हल्का है, तो क्या हुआ कि कभी जाके एकदम अधिशोषण हुआ, कभी हट गया, तो कभी होता है कभी नहीं होता, दोनों तरफ से होता है, उसको बोलते हैं उत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय का मतलब दोनों तरफ से इसका कर्म चल रहा है, तो अगला पॉइंट यही बनेगा, ये क्या होते हैं, उत्कर्मणीय होते हैं। और इधर वाला पॉइंट में क्या चलेगा, ये एक बार बन गया हो गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, तो ये अनुत्कर्मणीय होता है। एक बार समझो कि इसमें हो गया तो ये वाला चेंज नहीं होगा, दोबारा वापस लौटेगा नहीं, ये अनुत्कर्मणीय होता है। ये समझ रहे बात क्या है, उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय है। इसका मतलब होता है, जैसे देखिए जब हम लोग पानी है, पानी को हम फ्रीज किए, ठंडा कर दिए, तो ठंडा जैसे ही किए तो बन गया बर्फ, बाद में हम बर्फ को गर्म कर लिए तो क्या बन गया, पानी। तो इसको बोलते हैं उत्कर्मणीय, यानी दोनों तरफ से जो अभिक्रिया होता है, तो वही बात इसमें दोनों तरफ से होना शुरू हो जाता है। लेकिन अनुत्कर्मणीय में क्या, ये दोनों तरफ से नहीं हो। मान लेते हैं कि CO+ यहाँ पे डाल दे H2, और यहाँ से हम बना लेते हैं CH4 मीथेन, तो एक बार मीथेन बन गया तो वापस ही नहीं बनेगा, वापस हम चाहेंगे कि दोनों को अलग अलग कर ले तो नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं अनुत्कर्मणीय। अनुत्कर्मणीय का मतलब ये हुआ कि जो दोनों तरफ से नहीं हो, और इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों। अगला जो है टॉपिक, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो ये देखे जैसे कि कोई पदार्थ है उसको आप गर्म कीजिए तो उसके अंदर का धूलकण बाहर भागेगा, तो भौतिक अधिशोषण होता है, इसका अधिशोषण का भी कमजोर होता है। तो छठा पॉइंट जो बनेगा, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। इधर लिखेंगे हम लोग भौतिक अधिशोषण घटता, इधर ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर
रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। याद होगा पॉइंट ये वाला। ऐसे करके याद करेगा, याद ऐसे बोलना है। अधिशोषण में वैन डर वाल बल, इधर बल वाला आयनिक बंधन, ऐसे पूरा पूरा लाइन नहीं बोलना है। सहसंयोजक बंधन इधर याद करेगा 20 से 40 जूल, 80 से 240 किलो जूल। ये अस्थाई, इधर अस्थाई, इधर विशिष्ट उष्मा ज्यादा, इसमें विशिष्ट उष्मा कम। इधर उत्कर्मणीय, इधर अनुत्कर्मणीय। ताप बढ़ाने पे घटता है, ताप बढ़ाने पे बढ़ता है। एक बार याद करो तो। दो मिनट का देर टाइम दे रहे हैं, ज्यादा आगे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया आपका भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हम लोग का कंप्लीट। ठीक, अब देखो इससे रिलेटेड एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या दिया, समीकरण। तो एक समीकरण जानना है, नाम है फ्रेंडलिक समीकरण। फ्रेंडलिक समीकरण एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा। ठीक, फ्रेंडलिक समीकरण क्या बोलता है कि एक समीकरण बोला कि कोई एक्स पदार्थ है, कोई एम नाम के पदार्थ पे अधिशोषित हो रहा है, तो इसका जो है ये हो जाएगा के पी टू द पावर 1/n। यानी इस तरह के फार्मूला में चलेगा। फार्मूले डायरेक्ट याद कर लेना है, x/m बर के पी 1 टू द पावर n। के क्या है, कांस्टेंट है, पी का मतलब प्रेशर है, एन का मतलब फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर एम का मतलब मास है, एक्स का मतलब अधिशोषण है। तो फ्रेंडलिक ने एक समीकरण दिया था और इस समीकरण से उन्होंने ग्राफ वगैरह ऐसे बनाया था। देखो बस खाली बस जानना है ग्राफ। ठीक, अब तुम लोग को याद नहीं करना, बस समझा रहे हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है इसमें। तो इन्होंने एक ग्राफ दिया कि हम x/m को इधर रखेंगे और p को हम इधर रखेंगे और T1 टेम्परेचर पे देखेंगे तो अधिशोषण थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे भी देखा होगा शुरू जब कोई आदमी काम करना शुरू करेगा तो एनर्जी उसके पास ज्यादा रहेगा तो ज्यादा करेगा। फिर जैसे ही देर तक काम कर रहे जाओ, 1 घंटा 1.5 घंटा, तुम लोग जैसे शुरू पढ़े में आएगा तो ठीक ठाक पढ़ेगा, अगर बाद आधा घंटा के बाद तो माइंड एकदम लो बैटरी जैसे काम करने लगा। वही काम यहाँ T1 टेम्परेचर पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, T2 पे घटते जाता है, T3 पे घटते जाते हैं। तो इन्होंने एक समीकरण बोला कि जब शुरू में हम लोग बढ़ाएंगे कोई चीज को, टेम्परेचर देते हैं तो ज्यादा काम होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कमना शुरू हो जाता है। जैसे देखा होगा कोई आदमी टाइपिंग शुरू करता है तो शुरू से 20 के स्पीड लाने के लिए टाइपिंग करती है ना, शुरू से 20 वाला स्पीड तुरंत आ जाएगा 1 महीना में, 20 से 25 लाने के लिए अगला 1.5 महीना लग गया, फिर 25 से 30 ले जाए में। समझ रहा है कि जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी घटते जाता है। वही बात ही कहा कि जैसे हम समीकरण बनाते हैं तो इस तरह की एनर्जी में आता है। इन्होंने बाद में क्या कहा कि लॉग लगा के हम समीकरण कैसे बनाया, जिसमें कहा कि T1 टेम्परेचर पे ज्यादा होगा, T2 टेम्परेचर पे उससे की तुलना में कम ज्यादा होगा और T3 पे सब होगा। यानी वो उन्होंने ऐसा समीकरण बनाया, बस याद रखना तुम हम लोग को ये वाला। उन्होंने बाद में लॉग भी लगाया था, log x/m बराबर log k, और यहाँ पे log k है p टू द पावर 1/n। log में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, log x/m को यहाँ रहने दो, इसको हम लोग ऐसे देखो, गुना में कोई चीज रहता है तो उसको अलग अलग जोड़ में लिखा जाता है, तो ये गुना में है, k गुने p है तो इसको अलग लिखेंगे, तो ये log k प्लस log 1/n। log में क्या होता है, एक और सिस्टम है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आगे। यहाँ पर log में एक और सिस्टम होता है कि जब कोई पावर में रहे, log x टू द पावर m बराबर यहाँ पे log k रहेगा, यहाँ पे है 1/n log p। मैथ फिजिक्स जैसा नहीं लग रहा आज वाला, इसमें फिजिक्स वाला है, थोड़ा सा है ही चैप्टर ही वैसा है, x/m log k 1/n log p। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कोई भी पढ़, याद रखो पढ़ना उसको जो इंटरेस्टिंग ना लगे, जो खराब लगेगा उस सेहत के लिए ज़्यादा सही रहेगा, और जेकरा हम टेस्ट ज़्यादा है खाना में उस सेहत के लिए वो उतना ज़्यादा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने फिर इस तरह से उन्होंने ग्राफ बनाया, इसका यही वाला फार्मूला को यूज करके ग्राफ बनाया एक ऐसा वाला में ग्राफ बनाया। तो इधर रखा log x/m को, यहाँ पे रखा है log k को, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे डाला है, इसको ऐसे रखा है स्लोप को। स्लोप कौन हो जाएगा इसमें बताओ, रुको,
एक फार्मूला तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। इस समीकरण रेखा होता है, 11th में पढ़ा था रे, 11th में मैथ के समीकरण में ही पढ़ना है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो हाँ हाँ, तो c को ढाल बोलते हैं। तो बस ऐसे ध्यान दे दो, यहाँ ज्यादा नहीं जाना है, खाली बस ये पढ़ा दे रहे हैं इसलिए। इधर कोई क्लास में नहीं पढ़ा है, तुम लोग का फर्स्ट क्लास है जगह में डाल रहे हैं एक्स्ट्रा नॉलेज। कोई और क्लास में ये वाला ये सब ग्राफ व्राफ ना सीधे गायब। तो एक्स है लॉग के, इसको बोलते हैं हम लोग लॉग के हो गए। यहाँ पर ढाल को बोला जाता है 1/n, और यहाँ पर है ये कौन लॉग। अब देखे पड़ेगा उधर कौन है रे, साथ में बगल में कौन है, लॉग पी है। इस तरह से उन्होंने ग्राफ बनाया था। ग्राफ का कोई मतलब नहीं, एक ही पॉइंट जो हम लोग को याद रखना है, बस ये फार्मूला एग्जाम में आ गया है इस साल नहीं आया है, इसके पहले वाला में ऑब्जेक्टिव आया था। फ्रेंडलिक समीकरण निम्नलिखित में से क्या है, तो एक्स बाई एम याद रखेगा, एक्स बाई एम के पी टू द पावर 1/n, जहाँ एक्स है अधिशोष, एम है द्रव्यमान उसका, वो सब था। चलिए उधर हो गया कंप्लीट। अगला टॉपिक लगातार उत्प्रेरण। नेक्स्ट टॉपिक आएगा उत्प्रेरण, इसी से रिलेटेड वर्ड का नाम है उत्प्रेरक। ये दोनों एक साथ आता है, ये घटना है, ये घटना करवाने वाला है। उत्प्रेरक किसको बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता घटाता है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। गाड़ी में स्लेटर होता है जिसको स्केलेटर बोलते हैं, वो उसका काम होता है। नहीं तो कोई और क्या बोलते हैं इसको, है बाइकों में बैठता होगा कुछ ही बोलते रहे, नहीं बोलते इसको, कुछ ही बोलता रहे। गियर का गियर बगल में ये ले अस्लेटर बोलते हैं ना, ओकरे में अस्लेटर बोलते हैं ना। गियर तो इधर साइड होता है, अस्लेटर ये वाला अस्लेटर, हाँ वही वाला है। उत्प्रेरक समझिए, तो उत्प्रेरक वही है, वो गाड़ी के स्पीड को बढ़ाता घटाता है। तो अस्लेटर का मतलब यहाँ पे भी वही है, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता घटाता है कहलाता है उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक का हम लोग टॉपिक लगा देते हैं यहाँ पर, आइए हो जाएगा आपका वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता घटाता है। वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता घटाता है, बढ़ाता घटाता है। स्टेपलाइजर का भी यही काम है, जैसे स्टेपलाइजर का इलेक्ट्रिक में जो काम है वही काम यहाँ उत्प्रेरक का है। अभिक्रिया की गति को बढ़ाता घटाता है, और इसका क्या है, ये अभिक्रिया के दौरान नष्ट नहीं होते हैं, यानी जैसे वैसी रहेगा ही, अभिक्रिया के दौरान नष्ट नहीं होते हैं। यानी ये नहीं कि घटावे बढ़ावे में खत्म हो जाएगा, होगा, नष्ट नहीं होते हैं। तो उत्प्रेरक का डेफिनेशन देना रहे तो बहुत आसान है, अभिक्रिया को बढ़ाने घटाने वालों को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, यानी जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक है क्लोरेट, इसको बोलते हैं 2KClO3 क्लोरेट। क्लोरेट को जब हम लोग नॉर्मल तोड़ते हैं तो ये टूटता है कितना पे, ये टूटता है आपका 653 से 870 केल्विन के बीच में, यानी 653 से 870 केल्विन के बीच में टूट जाए, KCl+O2 बनाएगा। लेकिन जब हम इसमें डाल देते हैं कोई पदार्थ, यानी 2KClO3 है, इसी के बीच में MnO2 डाल देते हैं, इसको मैग्नीज ऑक्साइड बोलते हैं। ये बैटरी में भरा रहता है, बैटरी में इसका काम ये अभिक्रिया की गति को बढ़ाता घटाता है। ये वाला MnO2 है, इसको जैसे ही दिया ना तो ये अभिक्रिया शुरू हो गया 473 केल्विन पे, और कहाँ तक गया, ये लगभग गया 630 केल्विन तक, 630 या 640 केल्विन, 640 केल्विन। यानी जब ऐसे कर रहे हैं तो टेम्परेचर लग रहा था 900 केल्विन से ही हम इसके अंदर कोई पदार्थ को डाल दिए। जैसे कि नॉर्मल आदमी है, मान लेते घर में तुम्हारा काम हो रहा है, कोई देखवैया न है तो एकदम धीरे धीरे होगा, और वही घर में वो देखवैया एकदम साथे में लिए हो कामे कर रहा है, ओकरे साथ इटेड हो रहा है, तो बगल वाला बैठे में बनिए नहीं रहा, बगल वाला बैठेगा नहीं तो काम हो जाएगा ज्यादा। तो यही काम करता ही, इसका काम है बीच में आके बैठ जाएगा, देखेगा कि धीमा कम कौन काम कर रहा है, कम और निकाला जाएगा। तो इसीलिए ये जब आता है उत्प्रेरक तो अभिक्रिया की गति को बढ़ा घटा देता है, और इस तरह से। तो उत्प्रेरक इसी को बोलते हैं। उत्प्रेरक समझ गया हो फुल्ली, ये क्या था इसमें, ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को घटाता बढ़ाता है,
उत्प्रेरक कहलाता है। और अभिक्रिया के दौरान ये नष्ट भी नहीं होगा, देखा होगा, ये नष्ट होगा, जैसे काम करेगा चाहे नहीं करेगा, मालिक है जो घर में काम करवा रहा है, नहीं करेगा चाहे वहाँ करेगा, लेबर को करना पड़ेगा, वही बात है। अभिक्रिया के दौरान ये नष्ट नहीं होगा, पूर्ण रूप से रहेगा। अब आगे अगला जो टॉपिक है, उत्प्रेरक जो काम करता है उसको बोलते हैं उत्प्रेरण। उत्प्रेरण का मतलब अभिक्रिया की गति का बढ़ना घटना उत्प्रेरण कहलाता है। अभिक्रिया की गति को बढ़ाता घटाता उसको उत्प्रेरक बोलेंगे। और अभिक्रिया की गति का घटना बढ़ना, गति का घटना एवं ना क्या कहलाएगा? उत्प्रेरण कहलाता है, उत्प्रेरण कहलाता है। अब यहाँ पर ये होता है, उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से एक वर्ड आएगा, एक को बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण, और एक को बोलते हैं विसमांगी उत्प्रेरण। तो एक एक करके पढ़ते हैं। समांगी उत्प्रेरण में क्या होगा कि यदि कोई दो पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है, समझो ऐसे कि दो पदार्थ जैसे H2 है, O2 है, दो पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है तो दोनों गैस है, तो इसके बीच में आने वाला उत्प्रेरक इसके बीच में काम करवाएगा वो भी क्या होगा? गैस का रूप में होगा। यानी जब किसी अभिक्रिया का अभिकारक का अवस्था किसकी अवस्था जैसा मिल जाए? उत्प्रेरक की अवस्था जैसा मिल जाए, ये सॉलिड तो ये भी सॉलिड, ये गैस तो ये भी गैस, ये लिक्विड तो ये भी लिक्विड, तो वैसे को बोलते हैं समांगी। यानी जिसमें अभिकारक था और उत्प्रेरक की अवस्था समान रहे। यदि अभिकारक सॉलिड स्टेट का है तो उत्प्रेरक भी सॉलिड स्टेट का रहेगा तो समांगी हो जाएगा। तो यहाँ से इसका डिफिनेशन यही चलेगा। इसमें क्या होगा कि वैसा पदार्थ जो आपका क्या रहे कि इसमें आपका, यहाँ पे चलते हैं, वैसा उत्प्रेरण जिसमें जिसमें अभिकारक एवं जिसमें किसका? उत्प्रेरक का अवस्था समान रहे, उत्प्रेरक का अवस्था समान रहे, क्या कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरण। जो एग्जाम में आएगा ना वो एग्जाम्पल आएगा, यानी हम लोग को पूछा नहीं जाएगा ज्यादातर, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रहेगा समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, यहाँ पर तीन एग्जाम्पल लेंगे, तीनों एनसीईआरटी में है, तीनों याद करके रखना है। पहला है SO2, देखो यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं यदि ऑक्सीजन के साथ तो ये अभिक्रिया करके बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करता है? NO। तो जब NO है नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये अभिक्रिया करता है किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन है। तो ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, यहाँ पर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये देखो ये भी गैस स्टेट में है और ये भी गैस स्टेट में है, और ये भी आपका गैस स्टेट में है। उत्प्रेरक को एरो के निशान के ऊपर लिखा जाता है, तो ये भी आपका गैस स्टेट में, ये भी गैस स्टेट में। तो ये वाला जो अवस्था कहलाता है, ये वाला जो उत्प्रेरण कहलाता है, वो कौन सा उत्प्रेरण कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरण, जिसमें अवस्था समान रहे। तो यहाँ पे लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना, से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना, ये आपका क्या कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरण बनना, ये हो जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना, ये वाला आपका हो जाएगा कौन सा? ये कहलाएगा आपका समांगी उत्प्रेरण का पहला एग्जाम्पल। दूसरा दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में रहेगा वो है CH3COOCH3, इसको बोलते हैं मिथाइल एसीटेट। ठीक, इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट की अभिक्रिया हम लोग जब कराते हैं इसको जल के साथ, यहाँ पे ये वाला जल के साथ कराते हैं। ठीक, ये है H2O, जल के साथ कराते हैं, और यहाँ पे उपस्थित रहता है कौन? यहाँ पे आपका इस वाले रूप में उपस्थित रहेगा, यहाँ पे HCl रहेगा लिक्विड। यहाँ है आपका मिथाइल एसीटेट, ये है लिक्विड फॉर्म का है, जल के साथ अभिक्रिया कराएं लिक्विड फॉर्म का है, और ई भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी लिक्विड का। इससे जो बनता है वो आपका इस तरह से बन जाएगा
CH3COOH प्लस यहाँ बन जाता है CH3OH। हमें क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं, ये वाला स्टेट देखना है। मिथाइल एसीटेट है लिक्विड, ई भी है लिक्विड, और जो उत्प्रेरक रखे हैं ई भी है लिक्विड। तो जब तीनों एक जैसा रहेगा तो ये समांगी उत्प्रेरण का। एक होता है चीनी वाला, चीनी को तोड़ने वाला काम, C12H22 और यहाँ पर रहता है O11। जब इसकी अभिक्रिया हम जल के साथ करा देते हैं और वो भी किसके उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ई भी देखो, ई है आपका लिक्विड फॉर्म में, ई भी आपका लिक्विड फॉर्म में, ई भी आपका लिक्विड फॉर्म में, तीनों लिक्विड है। इससे जो आपका बन जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6 C6H12O6। तो दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब बनता है तो ये भी कौन सा उत्प्रेरण होगा, समांगी। तो 3 याद रखना होगा, कौन कौन। पहले ये लिखा रहेगा एग्जाम में, ऐसे एकदम पूरा ऑप्शन लिखा रहेगा, खाली आपको तुमको देखना है कि कौन है। H2SO4 ये सब याद रखेगा, जितना एसिड वाला चीज है सब रहेगा लिक्विड में, ये ध्यान रखना है। HCl पता तो नहीं रहेगा कि सॉलिड है कि लिक्विड, लेकिन जिसमें आपका नाम में पता चल जाए कि आपका एसिड है तो एसिड वाला में आपका ये हो जाएगा, तो HCl, और दूसरा आपका हो जाएगा ये लिक्विड वाला फॉर्म में है तो ये वाला। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा समांगी उत्प्रेरण। अगला है विसमांगी। विसमांगी में क्या चलेगा, अलग अलग स्टेट में चलेगा। विसमांगी उत्प्रेरण यानी इसमें जो उत्प्रेरक का अवस्था रहेगा अभिकारक की अवस्था से मैच नहीं करेगा, वैसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक की अवस्था उत्प्रेरक की अवस्था से अलग हो, अभिकारक की अवस्था उत्प्रेरक की अवस्था से अलग हो, क्या कहलाता है, ये कौन सा कहलाएगा उत्प्रेरण, विसमांगी। जैसे इसका एग्जांपल अभी वाला ही लिए थे, SO2 + O2 और यहाँ पे डाल देंगे प्लेटिनम, तो इससे भी अभिक्रिया करके बनता है गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन यहाँ ध्यान देगा ये है गैस में, ये भी ऑक्सीजन भी गैस में, और प्लूटोनियम में धातु, और धातु होता है सॉलिड में। तो ये गैस था, ये बीच में आ गया सॉलिड, इससे जो पता तो बोले कौन सा का एग्जाम्पल है, यहाँ ये लिखा भी रहेगा ऐसे सेम टू सेम, खाली जानना है कि कौन किस में है। तो ये क्या कहलाएगा, विसमांगी उत्प्रेरण। उसी तरह है अमोनिया गैस का टूटना, NH3 है, इसको हम डालते हैं किसकी उपस्थिति में, लोहा, मोलिब्डेनम, निकेल, ये सब पदार्थ की उपस्थिति में डालते हैं तो ये टूट के बन जाता है N2 + 3H2। यहाँ पे ऐसे बनता है, यहाँ 2NH3 है। तो ई वाला देखेंगे कि ई वाला है आपका इधर वाला, ई वाला है गैस रूप में, और यहाँ देख रहे हैं ये आ रहा है सॉलिड वाला। तो जब अलग अलग आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विसमांगी उत्प्रेरण। ये हम लोग को इतना जानना था, ये वाला हो गया कंप्लीट।